हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 लिया था, अर्थात उसमें हमने एरोमेटिक प्रतिस्थापन की कॉमन मैकेनिज्म बताई थी और नाइट्रेशन व हेलोजेनेशन को लिया था। आज हम लेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। आज हम लेंगे नेक्स्ट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की क्रियाविधि देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इसके सल्फोनेटिंग एजेंट। हम बेंजीन का सल्फोनेशन कंसंट्रेट H2SO4 से, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से या क्लोरोसल्फोनिक एसिड से करा सकते हैं। इसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन SO3H से रिप्लेस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फोनेटिंग स्पीशीज होनी चाहिए SO3H+, लेकिन ये देखा गया है कि इसमें सल्फोनेटिंग स्पीशीज SO3 अणु होता है, इसकी अधिक संभावना होती है। तो SO3 पर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि ट्वाइस H2SO4 इस प्रकार से SO3 देता है, H3O+ और HSO4- देता है। अब हमको देखना है कि SO3 मॉलिक्यूल किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। या तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से इन दोनों पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम एक ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा दिखा सकते हैं जिसमें कि सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी SO3 अणु में इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर एटम है, अतः यह इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए, यहां बेंजीन पर SO3 अणु का अटैक होता है। यह अभिक्रिया मंद होती है। और एक बात और बता दें कि ये सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो कि अन्य एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है। तो अटैक हुआ तो H और SO3, ध्यान रहे क्योंकि SO3 अणु उदासीन था, अतः इस का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर आ जाएगा, तो SO3- होगा। अब यहां से H+ का रिमूवल होगा, जैसा कि अन्य एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हुआ था। H+ का रिमूवल हुआ। यही H+ नेक्स्ट स्टेप में इस SO3- से जुड़ जाता है और सल्फोनेटिंग यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। अब हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार की होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस एसिड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी जाती है, तो एरोमेटिक यौगिकों का एल्किलीनीकरण हो जाता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। यानी ये देखिए, हमने ये बेंजीन लिया है, ये एल्किल हैलाइड लिया है और ये लुईस एसिड है। कोई भी लुईस एसिड लेते हैं, चाहे आयरन पाउडर या एल्यूमिनियम हैलाइड या आयरन यानी FeCl3, कुछ भी ले सकते हैं। और ये बन गया AR यानी बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इसमें जो लुईस एसिड, जो एरोमेटिक यौगिक और एल्किल हैलाइड और लुईस एसिड तीनों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में लुईस अम्ल की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल बनता है और यही स्टेप स्लो या मंद या वेग निर्धारक पद होता है। कुछ इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड है, ये लुईस एसिड है, ये बनाएगा RxAlX3, यानी ये बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है, और ये बनाएगा R+
और AlX4 माइनस, यानी इस तरह से हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये स्टेप स्लो होती है और यही स्टेप वेग निर्धारक पद यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। इसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ये मध्यवर्ती बना दिया जिसे हम वेलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं। इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल हो गया और ये बन गई हमारी एल्किल बेंजीन। हम टोल्यूइन को इस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी बेंजीन की रिएक्शन हमने की मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये हमारा बन जाता है टोल्यूइन। लेकिन एल्काइलेशन प्रोसेस के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो हम लेंगे अब डिफेक्ट्स ऑफ एल्काइलेशन। एल्किल समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग व एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये हम डिटेल में आगे आने वाली ई कंटेंट में ई लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल हम ये बता दें कि बेंजीन पर अटैक करने वाले ग्रुप्स दो प्रकार के होते हैं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग वो ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और जिनके कारण रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होती है तो मोनो के साथ साथ डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे कि हम यदि बेंजीन का एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करें तो टोल्यूइन बनना चाहिए, लेकिन मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अतः फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हो जाएगा, यानी हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं और पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ध्यान रहे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो बाकी आने वाले ग्रुप हैं या तो ऑर्थो पोजीशन पर लगेंगे या पैरा पोजीशन पर लगेंगे, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट न मिलकर पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। दूसरा डिफेक्ट यह है कि हमको इससे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम एल्किल हैलाइड एन प्रोपिल क्लोराइड लेते हैं तो एन प्रोपाइल क्लोराइड लेने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यहां पर एन प्रोपाइल ग्रुप आना चाहिए, लेकिन ग्रुप हमारा रीअरेंज होकर आइसोप्रोपाइल आता है, अतः हमें एन प्रोपाइल बेंजीन प्राप्त न होकर आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्राप्त होती है। कई बार हमको आइसोमराइज्ड यानी समावयवीकरण के पश्चात आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कभी कभी असमानुपातीकरण भी हो जाता है, जैसे इथाइल बेंजीन यदि बनती है तो कुछ समय पश्चात ये दोनों ये रीअरेंज होकर दूसरी जगह आ जाता है और ये वाला ग्रुप में ये बन जाती है ऑर्थोजाइलीन। इसी प्रकार यदि डिस्प्रपोर्शनेशन या असमानुपातीकरण होगा तो क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल इसके एक में तो ये दोनों ग्रुप लग जाएंगे और एक खाली बेंजीन रह जाएगा। तो एल्काइलेशन में तीन डिफेक्ट्स होते हैं मुख्यतः। एक तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बजाय पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, दूसरा हमको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट या पुनर्व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होते हैं और तीसरा आइसोमराइज्ड और डिस्प्रोपोर्शनेट उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन का हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम लुइस एसिड जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बिल्कुल वैसा ही होगा, एसाइल हैलाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, एसाइल कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है और AlCl4 माइनस। ये एसाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पर अटैक किएगा, ये मध्यवर्ती वेलेंट इंटरमीडिएट बन गया और ये हमको मिल गया एसाइल बेंजीन। इस तरह से हम एसीटोफिनोन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एसाइलेशन होता है ये एल्काइलेशन से कुछ मायनों में भिन्न होता है। कैसे?
Acylation is usually carried out in a solvent, usually कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रोबेंजीन। यानी एसाइलेशन हम किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं जो कि एल्काइलेशन में जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, एसाइलेशन रिक्वायर्स मोर कैटलिस्ट देन एल्काइलेशन, क्योंकि बहुत सारा कैटलिस्ट एक मध्यवर्ती एक कॉम्प्लेक्स बनाने में खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए एसाइलेशन प्रोसेस में अधिक कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस है, एल्काइलेशन के विपरीत एसाइलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हम इस प्रोसेस द्वारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने के बाद जो सेकंड एसाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रिंग डीएक्टिवेट या निष्क्रिय हो जाती है। तो यदि हमें कभी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त करना हो, जैसे कि हमने देखा था एन प्रोपाइल बेंजीन यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम एल्काइलेशन प्रोसेस के द्वारा नहीं बल्कि एसाइलेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे? बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे इस तरह से, प्रोपियोनिल क्लोराइड यानी CH3 CH2 CO Cl के साथ, तो क्या होगा, CO CH2 CH3 लग जाएगा। अब हम इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं जिंक HCl व जिंक अमलगम व HCl के प्रेजेंस में, तो ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CH2 CH2 CH3 बन जाएगा, यानी एन प्रोपाइल बेंजीन। अर्थात एन प्रोपाइल बेंजीन को हम वाया एसाइलेशन बनाते हैं, ना कि वाया एल्काइलेशन। तो नेक्स्ट हमारा इनकमिंग लेक्चर होगा सक्रिय कारक एवं निष्क्रिय कारक प्रतिस्थापी, यानी एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। थैंक यू।